इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होंगी इसमें, जिससे कि आपको जानने में आसानी होगा कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि आयरन को अगर बहुत समय तक के लिए हवा में, खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो वो रस्ट क्यों हो जाता है, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारा हम अगर अगल बगल अपना लाइफ में देखें तो बहुत सारा चेंजेस होता है। एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपकी मम्मा जो है वो आपको पानी में शुगर डिज़ोल्व कर देती होगी और बोलती और ठंडा पानी मिला करके उसमें शुगर डिज़ोल्व करके आपको चीनी मिला करके आपको देती होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पीने में बेहतर लगता होगा, है ना। उसी प्रकार से दूध को हम लोग क्या करते हैं, दही बना देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, दूध जो है वो दही में चेंज हो गया। तो ये सब चेंजेस क्या है, ये सब चीज़ चेंज हो, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज, है ना। जैसे मिल्क बन गया कर्ड, वाटर और शुगर बन गया एक तरह का कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब था एक तरह का चेंजेस था। अब चेंजेस मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है फिज़िकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब आपके लिए एक्टिविटी पहला ये है कि एक कैंची उठाओ, ठीक है, सीज़र उठाओ और एक पेपर लो और उसको चार भाग में ऐसे ऐसे काट दो, ठीक है। और उस चारों को आप अलग अलग जगह पर रख दो। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस पेपर में पहले आप लिख सकते थे, क्या अब इस पेपर में आप लिख सकते हो या नहीं, और क्या उसका प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलता है या नहीं। जो पहले आपने बड़ा पेपर काटा था, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ क्या था, और जो आपने काट के अलग अलग पेपर रखा उसका प्रॉपर्टीज़ क्या सेम है। अगर है हाँ, अगर ना तो क्यों नहीं है, ये सब आप देख सकते हो, उसके बारे में ऑब्ज़र्व करो। दूसरा एक्टिविटी आपके लिए ये है कि एक ग्लास उठाओ, ग्लास में पानी रखो, ठीक है, और उसमें आइस डाल दो, ठीक है। और उस आइस और पानी को आप डाल दो अगर सन के नीचे, ठीक है, सन के नीचे डाल दो। और वहाँ पर उसके बाद उसको उस ग्लास में अब आप आइस और कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक डाल दो। अब आप क्या देख सकते हो कि वो सॉलिड आइस, जो पानी था, क्या वो सॉलिड आइस फिर से बना, अगर हाँ या ना उसको आप चेक करो, ठीक है। तो अब एक्टिविटीज़ आपने देखा और इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, कुछ कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। अब जब पहला एक्टिविटी आपने देखा, यानी कि जब आपने पेपर को काटा, तो पेपर काटने के बाद उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, और क्या उस सब्सटेंस का जो स्टेट था, यानी कि पहले भी कागज़ था वो, उसके बाद भी कागज़ है। तो ये सब चीज़ें जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो कागज़ का कलर था, जो उसका शेप था, जो उसका साइज़ था, और जो कागज़ सॉलिड में था, उसको बोलते हैं हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी सब्सटेंस का चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल चेंज, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पेपर काटा था, तो पेपर में उसका साइज चेंज हो गया, है ना, उसका शेप चेंज हो गया, तो वो था एक फिज़िकल चेंज। अब उस पेपर में हम लिख सकते हैं और उसको गम लगा के फिर से उसको बड़ा कर सकते हैं। तो एक फिज़िकल चेंज जो है वो नॉर्मली रिवर्स हो सकता है, उसको हम लोग फिर से वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं। एक फिज़िकल चेंज में कोई नया चीज़ नहीं बनता। जैसे हम लोग पेपर हम लोगों ने काटा तो उस पेपर से बस पेपर ही बना, उस पेपर से कोई पेंसिल या फिर कोई कुछ अलग चीज़ नहीं बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होते हैं, शेप, साइज, कलर, और फिज़िकल चेंज जो होता है, अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फिज़िकल चेंज। इस फिज़िकल चेंज में कभी भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब दूसरा है केमिकल चेंज। उसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आयरन है, जो लोहा होता है, वो सड़ जाता है ना, वो रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। वो जो पूरा प्रोसेस है कि उसको खुले, उस जो लोहा को है हम लोग खुले जगह पर रख दिए, उसमें बारिश पड़ा, उसमें हवा में नमी के कारण वहाँ पे एक परत जमा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, और वो जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, ठीक है।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जो पार्क है उसका जो आयरन गेट होता है, ये जो या जो आयरन बेंच होता है, ख़ास करके जिसमें कलर नहीं किया गया हो, उसका जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो रस्ट किया हुआ होता है। मेनली देखा जाता है ऐसा, है ना। अगर आपने खुले में अपना जो स्पेड है, जिससे आप मिट्टी कोड़ते हो, वो रखा हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारा रस्ट जमा हो जाता है और इस प्रकार से रस्टिंग हो जाता है। तो ये तो रस्टिंग ऑफ एग्जांपल का आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का एक एग्जांपल मिला। अब दूसरा एक एक्टिविटी आप ये कर लो कि अपने साथ में सर को ले जाओ, ठीक है, और सर को ले जाने के बाद एक मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको ढूंढो एंड उसको ख़रीदो और उसको सैंड पेपर से उसका जो टिप होता है उसको क्लीन कर दो और उसमें आप लगा दो कैंडल का फ्लेम के पास। उस मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको रखो, वहाँ पर देखोगे आप कि वो बहुत तेज़ी से जलेगा और वाइट कलर देगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस, यहाँ पर चेंज जो केमिकल चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे हवा में हमेशा मिल रहा है और मैग्नीशियम अपने रिबन ले गया। ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में आपको वाइट कलर भी देखने को मिला, ठीक है। अब हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे ना कि एसिड और बेस, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप इसको चेक कर सकते हो। ये जो आपने मैग्नीशियम जलाया उससे जो ऐश निकला, उसका जो राख निकला, उसको आप चेक करो कि वो रेड लिटमस पेपर में कि वो रेड बनाता है या उसको ब्लू बनाता है, क्या वो एसिडिक है या क्या वो बेस है, ठीक है। खैर इसको अगर आप पता करो तो बेहतर है और अगर नहीं पता करो तो होता क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा राख था उसको जब हम लोग पानी में मिलाएंगे तो वो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये एक बेस है। यानी कि ये क्या करेगा, आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा, ब्लू करेगा कि रेड करेगा। आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम वाला था, उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब आप लोगे आयरन के साथ, जब उसको मिलाओगे, जब उसमें लोहा मिलाओगे तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर में होगा और एक ब्राउन डिपॉजिट बनेगा जो कि कॉपर का होगा। तो इस प्रकार से एक दो एक्टिविटी करने में ही भलाई है, हर एक्टिविटी करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि यहाँ पर लोहा जो था हमारा वो हवा में आने के बाद इसमें क्या हो गया, एक ब्राउनिश टाइप का, एक रेडिश टाइप का लेयर बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो चेंज हुआ, एक नया सब्सटेंस उसमें जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, ठीक है। और इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल आपको मैग्नीशियम वाला देखने को मिला। जब हम लोगों ने मैग्नीशियम जलाया तो उसमें एक वाइट सब्सटेंस निकला, है ना, वाइट सब्सटेंस निकला और थोड़ा सा बूम करके वो जला, है ना। तो इस प्रकार से एक नया चीज़ उसमें मिला, एक नया चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। तो इस प्रकार से ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज होता है और ये जो पूरे रिएक्शन है, ये जो पूरा चेंज है, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। हमारे लाइफ के लिए केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा बॉडी जो रिएक्शंस करता है वो केमिकल रिएक्शंस ही हो गया। फिर जब फ्रूट्स सड़ जाता है तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। जब ग्रेप्स सड़ जाते हैं, फर्मेंटेशन कर जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ और है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग फिर से वो चीज़ वापस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग का लोहा बहुत अच्छा था, जब इसमें हम लोगों का रस्ट हो गया तो हम लोग फिर से वही लोहा उस जगह पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है ना। हम लोगों ने देखा था, है ना, फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है बट केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कम से कम एक तरफ लिखो फिजिकल चेंज, एक तरफ लिखो केमिकल चेंज एंड तीन तीन जो है वो प्रॉपर्टीज़ दोनों का दो और दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब केमिकल चेंज में नया एडिशन, नया प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि हीट या लाइट निकल सकता है, साउंड निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका सुगंध है, जो उसका स्मेल है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसका कलर चेंज हो सकता है और कोई नया गैस भी निकल सकता है, ठीक है।
अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो क्या वो फिजिकल चेंज है या वो रिवर्सिबल चेंज है? अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो अगर हम केमिकल चेंज का एग्जांपल दें तो केमिकल चेंज का एग्जांपल फायर वर्क का एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग फायर क्रैकर्स में, जब हम लोग पड़ाका जिसको बोलते हैं, पड़ाका में जब हम लोग आग लगाते हैं तो वो फटाक से फूट जाता है, उसमें हीट निकलता है, साउंड निकलता है, लाइट निकलता है ना। साथ ही साथ स्मेल भी बहुत गंदा आता है। तो इस प्रकार से, और जब फटाका फूट जाता है तो हम लोग फिर से उस फटाके को नहीं फोड़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो एक केमिकल चेंज हुआ। अब आप अपने फादर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से ओजोन लेयर के बारे में पता कर सकते हो। अपने भाई से, अपने बड़ा भाई अगर है तो उससे, उनसे, अपने कहीं और से आप ओजोन लेयर के बारे में पता करो एंड उसका जो आपको समझ में आए वो आप कमेंट में उसको बताओ। फिर मैं उसको आप बताऊंगा और अच्छी तरीके से कि ओजोन लेयर क्या है एंड क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल के तौर पे कि इनफैक्ट एक्टिविटी के तौर पे कि आयरन का रस्टिंग कैसे होता है, ठीक है। तो आयरन का रस्टिंग हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि पार्क का जो लोहा वाला गेट है, जो लोहा वाला बेंच है, उसमें हो जाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर भी होता है, ब्रिजेस में जो लोहा लगता है, जो शिप में जो लोहा लगता है, जो कार में लोहा लगता है, इन सब से भी जो रस्टिंग है वो हो जाता है। अब रस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, एक उसका इक्वेशन बनता है, इनफैक्ट एक केमिकल चेंज होता है। पहला आयरन यानी कि लोहा, और उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और उसमें वाटर मिल जाता है, तो वो बनाता है रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड। अब आप सोच रहे हो कि वाटर कहाँ से आया और ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो देखो, हवा में हमेशा ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन आ गया। अब हवा में नमी रहेगा हमेशा, यानी कि वाटर जब रहेगा, जब हम लोग खुले में लोहे को छोड़ देंगे तो हवा में वाटर वेपर्स भी रहता है, ठीक है। इसलिए वो जो है वाटर वेपर और ऑक्सीजन मिल करके रस्ट को फॉर्म कर देता है। अब सवाल उठता है, अच्छा एक बात और, जब रस्ट होता है ना कोई भी आयरन पे, तो वो आयरन का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, और वो उतना मजबूत रहता नहीं है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लोहे को रस्ट होने से, ठीक है, लोहे का रस्ट होने से। अब सवाल उठता है कि हम लोग रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करें, है ना, कैसे हम लोग रस्टिंग से बचाएं? तो रस्टिंग से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि लोहे के ऊपर पेंट का एक परत चढ़ा दिया जाए या फिर ग्रीस का एक परत चढ़ा दिया जाए। इस प्रकार से क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो उस पेंट के ऊपर रहेगा, वो लोहे को टच नहीं करेगा, और चूंकि लोहे को टच नहीं करेगा इसलिए उस पर रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा तरीका होता है कि क्रोमियम या जिंक या फिर बस क्रोमियम और जिंक जैसे मेटल्स को आयरन के ऊपर उसका परत चढ़ा दिया जाए। और ये जो प्रोसेस होता है कि आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर एक जिंक का परत चढ़ा दिया गया, ए लेयर ऑफ जिंक जब लगा दिया गया तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, ठीक है। अब हम जो हमारे जो घरों में आयरन पाइप्स यूज़ करते हैं वो गैल्वनाइज्ड रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, गैल्वनाइज्ड रहता है। वरना जो इतना पानी उसमें जाता है, इतना ऑक्सीजन और इतना वाटर उसमें रहता है, तो वो तो सड़ जाए, है ना, वो सड़ के ख़त्म हो जाए, तो इसलिए उसमें गैल्वनाइजेशन रहता है, ठीक है। वैसे एक चीज़ आप लोगों के मन में शायद आया होगा, और नहीं आया तो अभी आप डाल लो, कि जो सीप होता है ना वो पानी में चलते रहता है ना, वो पानी में एक तरह से तैरता है, वो अपना चलता है, ठीक है। तो अब सीप जो है, बहुत गंदा सीप था ये वाला सीप जो है, वो उसका कुछ पार्ट जो है वो हमेशा पानी के अंदर रहता है। तो चूंकि पानी के अंदर रहता है तो सोचो कि उसका लोहा कितना सड़ जाता होगा, है ना, लोहा कितना सड़ता होगा। एक तो पानी के अंदर, दूसरा जो समुद्र में सॉल्टी वाटर रहता है, तो उस कारण से और कितना ज़्यादा उसका जो आयरन है वो सड़ता होगा। इतना ज़्यादा गैल्वनाइजेशन करने के बाद भी सिर्फ लोगों का जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इस प्रकार से सिप का एक आयरन जो रहता है, उनका जो लोहा रहता है, वो कुछ फ्रैक्शंस यानी कि कुछ लोहे उनको हर साल रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो रस्ट हो गए रहते हैं, वो ख़राब हो गए रहते हैं। सोचो कि लोगों को, खास करके शिप ओनर्स को, इनफैक्ट इकोनॉमी को कितना ज़्यादा लॉस होता होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लेड
यानी कि स्टेनलेस स्टील जिसका ब्लेड बनता है, जिसका अलग अलग यूटेंसिल्स बनता है, वो क्या चीज़ होता है? तो वो बनाया जाता है आयरन को कार्बन और अलग अलग मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज को मिलाने के बाद स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और वो कभी भी रस्ट नहीं करता, यानी कि कभी भी उसके ऊपर ब्राउनिश वाला जो रस्टिंग वाला लेयर है वो कभी नहीं उसके ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग पानी को एवापोरेट करके, खास करके सी का वाटर को एवापोरेट करके सॉल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से जो सॉल्ट निकलता है वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता है और उसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि वो क्रिस्टल में होता है और आपको दिखेगा भी नहीं कि वो कहाँ है। ठीक है, हालांकि प्योर सब्सटेंसेस का, प्योर चीज़ों का बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाया जा सकता है उनके सॉल्यूशन से, यानी कि जो किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन होगा तो उससे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन सकते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये फिज़िकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों ये फिज़िकल चेंज है बताओ? ठीक है, कमेंट में बताओ। क्रिस्टलाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्टिविटी कर लो, अपने टीचर के साथ जाओ, एक बीकर लो, उसमें पानी भर लो। ठीक है, और पानी में कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और उस पानी को गर्म कर दो। ठीक है, अब जब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे डालना शुरू करो और उसको, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो स्टीर कैसे करते हैं, उसको स्टीर करना शुरू कर दो। ठीक है, और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहो, उतना डालो जब तक कि और कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो जो सॉल्यूशन बचा उसको फ़िल्टर कर लो, उसको ठंडा होने दो और उसको डिस्टर्ब भी मत करो। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद, आधा एक घंटा बाद जाओ और सॉल्यूशन को देखो, उसमें आप देखोगे कि क्रिस्टल्स है ना, क्रिस्टल्स है। किसका क्रिस्टल है? कॉपर सल्फेट का। और अगर नहीं हुआ है तो और थोड़ा देर रुक जाओ और तब तक रुको जब तक उसमें कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स आपको देखने को ना मिल जाए। ठीक है, अब आपने सीख लिया है फिज़िकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे अच्छी तरीके से कॉपी में लिख के बताओ कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, रस्टिंग क्या है। इन सब को लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो। ठीक है, और अपने डे टू डे एक्टिविटी में ये चेक करो कि कौन सा ऐसा चेंज है जो कि फिज़िकल है, कौन सा ऐसा चेंज है जो कि केमिकल है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।